हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 112। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 112 में मैक्स लिमिटेड एक कंपनी जिसने 2 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। ₹10 की फेस वैल्यू का एक शेयर है, 20% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो 20% प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करोगे? जो एक शेयर की फेस वैल्यू है उसी पर आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हो। तो प्रीमियम हो जाएगा ₹2। ₹10 का 20%, ₹2 प्रीमियम के साथ कंपनी ने शेयर को इशू किया। तो जिसको भी ये शेयर खरीदना है उसको ₹12 की पेमेंट करनी होगी। कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 2,40,000 शेयर्स के लिए। अब जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन है, ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स इशू किए, मतलब 2 लाख शेयर्स ही कंपनी अलॉट कर सकती है। तो कंपनी ने क्या किया है, प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की है। और यहां पर कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिससे कंपनी को पैसा नहीं मिला, उनके शेयर्स को फोरफिट करके दोबारा से री इशू किया है। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, कैश बुक और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली कैश बुक में ही रिकॉर्ड करनी है, पोस्ट करनी है। उसके लिए आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाना। तो हमारे पास जो पहली बार पैसा आया बैंक में, उसकी एंट्री क्या होगी? कितनी शेयर्स के एप्लीकेशन के लिए पैसा जमा हुआ बैंक में? 2,40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख। बैंक में पैसा आया, यहां पर डेबिट साइड पर आप पोस्ट करो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख। ये जर्नल एंट्री सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको कैश बुक के साथ ये वाली एंट्री नहीं बनानी। अब ये एप्लीकेशन का पैसा पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट होगी, ध्यान से समझना। कंपनी ने 3 कैटेगरी में एप्लीकेशंस को डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है जहां पर 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पर पूरी पूरी अलॉटमेंट की है। तो 1 लाख शेयर्स जिसने अप्लाई किए, 1 लाख शेयर्स अलॉट किए, तो इनका कंपनी के पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो कि कंपनी आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करे या रिफंड करे। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, यहां पर कंपनी ने 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 60,000 शेयर्स ही अलॉट किए। मतलब पूरे पूरे शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास इनका एक्स्ट्रा है। कितना? ₹1 लाख, जो कि कंपनी आगे अलॉटमेंट, नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। तो चेक करो कि यहां पर हमें अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा लेना कितना है, ₹4। तो ₹4 के हिसाब से 80,000 शेयर्स का कितना अमाउंट बनेगा? 2,40,000। तो पूरा पूरा आप ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जहां पर 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स अलॉट किए। यहां पर भी पूरे शेयर्स अलॉट नहीं किए। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, ₹1 लाख, जो कि कंपनी आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करे। अब आप कहोगे कि ये लिखा कहाँ है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा कंपनी आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है? जब भी कंपनी प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट करती है तो वहां पर जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकती है। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनी को रिफंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 40,000 शेयर्स पर ₹5 के हिसाब से ₹2 लाख अलॉटमेंट के टाइम पर आने चाहिए। तो पूरा पूरा ये अलॉटमेंट का पैसा आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है जो आपको रिफंड करना है, या आगे की कॉल में आप एडजस्ट कर सकते हो। राइट। अब इसके बाद जर्नल एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन का पैसा अब आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो किस तरह से करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो, वहां से पूरा पैसा निकाल लो, 12 लाख। और आप जितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो
वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो हम कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं? 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन का अमाउंट 10 लाख रुपीज आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करोगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं किया, रिफंड नहीं किया, अपने पास ही रखा। और कहाँ एडजस्ट करेगी? नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में, जिसके लिए आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं, डायरेक्टली इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे 2 लाख से। एप्लीकेशन तक का पूरा समझ में आ गया? इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट नेक्स्ट कॉल की डिमांड करेगी। आप कहोगे हमारे पास तो एडवांस आ गया। नहीं, ये पूरा एडवांस हमारा पूरी पूरी अमाउंट नहीं है जो हमें अलॉटमेंट पर लेना है। इससे ज्यादा अमाउंट लेनी है तो कंपनी क्या करती है, पहले देखती है कि क्या हमें अलॉटमेंट पर जितना पैसा मिलना चाहिए वो पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। ट्रैक तो रखना पड़ेगा। तो कंपनी के ड्यू की एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर प्रीमियम भी डिमांड किया है, तो जो फेस वैल्यू का पैसा है वही शेयर कैपिटल में क्रेडिट करोगे, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 4 लाख। कंपनी को यहां पर अभी पूरा पैसा मिला नहीं है, मान के चलती है कि पूरा पैसा मिल जाएगा। तो कंपनी को क्या पूरा पैसा मिला? चेक करो। कंपनी को पूरे 8 लाख रुपीज मिलने चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पर। कुछ पैसा एडवांस हमारे पास आ चुका एप्लीकेशन के टाइम पर, तो उसको माइनस कर दो। 2 लाख माइनस करने के बाद बाकी के 6 लाख रुपीज और हमें मिलने चाहिए, बैंक में जमा होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा नहीं दिया। सबसे पहला है एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 1 कौन सी है? जहां पर आपने पूरी पूरी अलॉटमेंट की है, जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स अलॉट किए। तो एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर्स का मतलब है जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो 1000 शेयर्स के लिए अगर इसने अप्लाई किया और कैटेगरी 1 से रिलेटेड है तो कंपनी ने इसको 1000 शेयर्स ही अलॉट किए होंगे। इससे कम या ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो 1000 शेयर्स पर हमें इससे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अब देखो कैटेगरी 1 वालों का कोई भी एडवांस हमारे पास नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। तो इससे तो हमें पूरा पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए था, जो कि इसने नहीं दिया। तो 4 रुपीज के हिसाब से 4000 हमें नहीं मिला। इसी तरह से कैटेगरी 2 का एक शेयर होल्डर है जो कि 1200 शेयर्स का एप्लीकेंट है। मतलब वो इतने शेयर्स खरीदना चाहता था, लेकिन उसने अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं की। तो क्या कंपनी ने, अगर वो इतने शेयर्स खरीदना चाहता था, इतने ही शेयर्स उसको अलॉट किए? नहीं। कैटेगरी 2 में कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट किए। जितने शेयर्स वो खरीदना चाहता था उसको उतने शेयर्स अलॉट नहीं किए। कैटेगरी 1 और 2 में क्या फर्क है? कैटेगरी 1 में कंपनी ने पूरी पूरी अलॉटमेंट की थी, जितने शेयर्स खरीदना चाहे उतने शेयर्स अलॉट किए गए। लेकिन कैटेगरी 2 में प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की है। 1200 शेयर्स के लिए अगर उसने अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स अलॉट डेफिनेटली नहीं हुए। तो कितने शेयर्स अलॉट हुए? इससे कम शेयर्स इसको अलॉट हुए, जिसको आपको फाइंड करने के लिए वही ट्रिक लगानी होगी। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200 इज इक्वल टू 900 शेयर्स अलॉटेड। अब ध्यान से समझना, कैटेगरी 1 में तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि 1000 शेयर्स पर हमें इतना पैसा नहीं मिला। लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि 900 शेयर्स पर हमें 4 रुपीज नहीं मिले। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो कैटेगरी 2 का शेयर होल्डर है उसने 1200 शेयर्स खरीदना चाहा, तो उसी हिसाब से बैंक में पैसा जमा किया। कितना? 6000। और कंपनी ने इसको शेयर से अलॉट किए 900, तो उस हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा बनता है 4500। बाकी के 1500 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कंपनी ने इसको वापस नहीं किए, रिफंड नहीं किए, अपने पास एज ए एडवांस रखा कि आगे अलॉटमेंट में हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो ये जो एडवांस का पैसा आप माइनस कर रहे हो वो कैटेगरी 2 और 3 का है, 1 का नहीं है। तो इनका एडवांस एडजस्ट करने के बाद हमें इनसे कितना पैसा नहीं मिला ये आपको फाइंड करना है। तो अलॉटमेंट पर हमें टोटल 4 रुपीज के हिसाब से पैसा लेना है। अब 4 रुपीज में 2 रुपीज फेस वैल्यू है और 2 रुपीज प्रीमियम है। तो जब भी एडवांस है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि इस एडवांस को आप पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करोगे।
तो 900 शेयर्स पर 2 रुपीज फेस वैल्यू के हिसाब से 1800 रुपीज हमें मिलने चाहिए। एडवांस है हमारे पास, इसे पूरा एडजस्ट करेंगे तो बाकी के 300 हमें फेस वैल्यू का नहीं मिले। इसके बाद जो प्रीमियम हमने डिमांड किया अलॉटमेंट के टाइम पर, वो भी बनता है 1800। तो टोटल जो हमें पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पर इससे, वो है 2100। हम ये नहीं कहेंगे कि 900 शेयर्स पर हमें 3600 नहीं मिले। हमारे पास कुछ एडवांस है जिसे एडजस्ट करने के बाद 2100 हमें नहीं मिले, वही हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 6 लाख में से ये दो दो से जो पैसा नहीं मिला इसको माइनस करने के बाद बाकी का अमाउंट हमारे बैंक में आया 5,93,900। तो एंट्री क्या होगी, कैश बुक पे आप करोगे डायरेक्टली। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,93,900 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,93,900। अगर इसी को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो होगी एंड बैंक अकाउंट डेबिट 5,93,900 कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट 6,100 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। अब ध्यान से समझना, आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक में बैंक में जो पैसा है वो तो आपने डायरेक्टली यहां पर पोस्ट कर दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को कॉल सिनेरियर के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये कॉल सिनेरियर वाला हिस्सा जर्नल में जरूर से दिखाना है, रिकॉर्ड करना है। तो कॉल सिनेरियर से अकाउंट डेबिट 6,100 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,100। अदरवाइज कोई और एंट्री आपको जर्नल में नहीं करनी। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज डिमांड किए तो कितने पैसे मिलने चाहिए कंपनी को, ड्यू की एंट्री बनानी होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। क्या कंपनी को ये पूरा पैसा मिला, कंपनी को यहां पर 4 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पर हमारे पास एडवांस किसी का नहीं है, जो भी एडवांस था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका। अब तो हमें पूरा पूरा पैसा हर शेयर होल्डर से लेना है। तो किस किस से पैसा नहीं मिला, एक तो फर्स्ट कैटेगरी का जो 1000 शेयर्स का होल्डर है उसने हमें फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं की, कितनी 2000 रुपीज। इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी वाला शेयर होल्डर है जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन 900 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए, इसने भी हमें 1800 रुपीज की पेमेंट नहीं की। एक और शेयर होल्डर यहां पर ऐड हो गया जो कि कैटेगरी 3 से रिलेटेड है। वो कितने शेयर्स का होल्डर है, होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स। होल्डर का मतलब इतने शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1200 शेयर्स। बेशक ये प्रोरेटा वाली कैटेगरी से रिलेटेड है लेकिन यहां पर आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं वो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स है। आपको यहां पर इसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालने, क्योंकि अब आप एडवांस यहां पर एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो। एडवांस तो जो था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका, एडवांस किसी का नहीं है। तो 1200 शेयर्स पर हमें इससे भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला 2400। बाकी का अमाउंट हमारे बैंक में जमा हुआ 3,93,800। अगर जर्नल एंट्री बनती तो क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिट 3,93,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,93,800। अगर इसी को पॉलिसी नेरियर के साथ करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,93,800 कॉल सिनेरियर से अकाउंट डेबिट 6,200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख। जो पैसा बैंक में आया वो तो आपको कैश बुक में डायरेक्टली पोस्ट करना है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,93,800। अगर अगर आपने कॉल सिनेरियर के साथ एंट्रीज बनाई है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आपको जर्नल एंट्री भी बनानी होगी। क्या, कॉल सिनेरियर से अकाउंट डेबिट 6,200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 6,200। अदरवाइज कोई और एंट्री नहीं करोगे। विदाउट कॉल सिनेरियर है तो आपको जर्नल में कोई एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, जो कैटेगरी 1 और 2 के शेयर होल्डर है उनसे पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल तक, तो कंपनी ने इनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो कैटेगरी 1 जहां पर 1000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे, इसके शेयर्स को कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या हो गई, कॉल्ड अप फेस वैल्यू हो गई आपकी 9 रुपीज। 9 रुपीज में से इसने कितना पेमेंट की है,
इसने सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर पेमेंट किए 5 रुपीज। यहां पर इसका कोई भी एडवांस नहीं है, तो पूरे पूरे 5 रुपीज के हिसाब से ही इसने पेमेंट की थी कंपनी को। तो फोरफिटेड अमाउंट क्या हो जाएगी? 5,000 रुपीज। इसी तरह से कैटेगरी टू का जो शेयर होल्डर है, जहां पर कंपनी ने उसको 900 शेयर्स अलॉट किए थे, है ना, अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स, लेकिन कंपनी ने उसको 900 शेयर्स अलॉट किए थे। इसके शेयर्स को भी कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 9 रुपीज है, जिसमें से इसने भी एप्लीकेशन के टाइम पर ही पेमेंट किए। तो एप्लीकेशन का पैसा तो 900 शेयर्स पर बनेगा 4,500। इसके अलावा हमारे पास 300 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, जो कि पैसा कंपनी के पास ही है, और कंपनी ने आगे अलॉटमेंट की फेस वैल्यू के साथ इसे एडजस्ट किया। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट हो गई इसकी 6,000। अब जब आपने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है, तो देखो कितनी इजी हो जाएगी आपकी फॉरफीचर की एंट्री। जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है, इससे आपको शेयर कैपिटल को रिवर्स करना है। कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 1,000 प्लस 900, 1,900 शेयर्स पर 9 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल रिवर्स होगी 17,100 से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 17,100। इसके बाद बात आती है प्रीमियम की। ये तो फेस वैल्यू है, प्रीमियम का क्या हुआ? प्रीमियम कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया है, और अलॉटमेंट के टाइम पर हमें कैटेगरी वन से पेमेंट नहीं मिली, तो इसका मतलब इससे तो हमें प्रीमियम मिला ही नहीं। इसी तरह से जो कैटेगरी टू का है, जहां पर 900 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, इसका हमारे पास एडवांस है, लेकिन एडवांस हमने पूरा पूरा फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट किया। इससे भी हमें अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं मिली, ना ही प्रीमियम का पैसा मिला। तो दोनों से ही हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो 1,900 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 3,800 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करोगे, रिवर्स कर। अब इसमें से कितना पैसा मिला कितना नहीं? हम कह रहे हैं कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं मिली, तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला? 1,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 4,000। और कितना पैसा नहीं मिला? 900 शेयर्स पर हमें 2,100 रुपीज नहीं मिले। तो जो पैसा आपको कैटेगरी टू से नहीं मिला, उतना ही आप यहां पर क्रेडिट करोगे। तो टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 6,100 से। इसके बाद फर्स्ट कॉल पर भी हमें पैसा नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल पर तो हमें पूरा पूरा जो अमाउंट लेना था, वो पूरा पूरा हमें इनसे नहीं मिला। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करो 3,800 से। अब इसके बाद हमें जो पैसा मिला, वो हम इन्हें रिफंड नहीं करेंगे, कंपनी इनको रिफंड नहीं करेगी, उसे एक अलग अकाउंट फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो एंट्री क्या होगी? टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 11,000, 5,000 कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के 6,000। तो फॉरफीचर की एंट्री बन गई पूरी। इसी को अगर आप कॉल्स इन एरियर के साथ करना चाहते हो, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,100, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,800, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 9,900, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 11,000। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। अब फाइनल कॉल के टाइम पर कंपनी के पास कितने शेयर्स रह गए? कंपनी ने 2 लाख शेयर्स अलॉट किए। 2 लाख शेयर्स में से 1,900 शेयर्स खत्म हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचे हमारे पास 1,98,100 शेयर्स, जिस पर कंपनी फाइनल कॉल की डिमांड करेगी, ड्यू की एंट्री बनाएगी। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,98,100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,98,100। क्या कंपनी को फाइनल कॉल पर पूरा पैसा मिला? नहीं। यहां पर कंपनी को जो थर्ड कैटेगरी का शेयर होल्डर है, जिसको कंपनी ने 1,200 शेयर्स अलॉट किए थे, उससे अब पैसा नहीं मिला। तो 1,200 रुपीज नहीं मिले, बाकी का अमाउंट हमारे बैंक में जमा हुआ। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,900 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,96,900। कॉल सिनेरियर के साथ कर रहे हो, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,900, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 1,200 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,98,100। जो पैसा बैंक में आया उसे डायरेक्टली यहां पर पोस्ट करेंगे टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,96,900।
और जो पैसा कॉल सिनेरियर के साथ दिखाना चाहते हो वो आप जर्नल में शो करोगे। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 1200 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1200। विदाउट कॉल सिनेरियर क्वेश्चन है तो कोई एंट्री आप नहीं करोगे। अब यहां पर जो थर्ड कैटेगरी का शेयर होल्डर है, इसके शेयर्स को भी कंपनी ने कैंसिल कर दिया, फोरफिट कर दिया। तो फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल किया। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 10 रुपीज, जिसमें से कंपनी को कितना पैसा मिला फेस वैल्यू का? कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर पूरी पेमेंट मिली है इससे। तो 7 रुपीज फेस वैल्यू के आपको मिले। तो फोरफिटेड अमाउंट क्या होगी? फोरफीचर में आप सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा ही क्रेडिट करते हो। आप कहोगे प्रीमियम का पैसा भी तो हमें मिल चुका है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें अलॉटमेंट के टाइम पर इससे पेमेंट मिली है तो प्रीमियम का पैसा भी मिल चुका है, लेकिन वो प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालोगे। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू की अमाउंट 8400 ही क्रेडिट करो। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो आपकी कॉल्ड अप है उससे रिवर्स होगी 12,000। अब प्रीमियम का पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया है, अलॉटमेंट के टाइम पर इसने पेमेंट की है, तो इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है। तो जब प्रीमियम आपको मिल चुका है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा। आप उसको रिवर्स करके यहां पर डेबिट नहीं करोगे और वहां से निकाल के फोरफिटेड शेयर अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं करोगे। क्लियर है? क्योंकि फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों की अकाउंटिंग अलग रहती है। प्रीमियम अगर मिल गया है तो वो प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा। अब 10 रुपीज में से आपको फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं मिली पूरी पूरी 2400। फाइनल कॉल पर भी पेमेंट नहीं मिली 1200। इसके बाद जो पैसा मिला वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे 8400। 7 रुपीज के हिसाब से 8400 फोरफीचर की एंट्री बन गई। इसी को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 3,600 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 8,400। फोरफीचर के बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया। कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए पहले तो ध्यान से समझो। 1000 कैटेगरी वन के हैं, कैटेगरी टू के हैं 900, 1900। इसके बाद 1200 हो गए कैटेगरी थ्री के। तो टोटल 3100 शेयर्स कंपनी के फॉरफिटेड हैं। लेकिन कंपनी सारे शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर रही, सिर्फ 1300 शेयर्स को रीइश्यू किया है। तो 1300 शेयर्स को रीइश्यू किया कितने रुपए में? 8 रुपीज के हिसाब से। तो जिसने भी खरीदा उसने पेमेंट किया आपको 8 रुपीज के हिसाब से, बैंक में पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट 10,400। कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया? फुल्ली पेड अप। मतलब जो आपके एक शेयर की फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू का पूरा पूरा शेयर आपने इसको अलॉट कर दिया। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 13,000 से। कंपनी यहां पर 8 रुपीज लेकर के मान के चलेगी कि पूरे 10 रुपीज आ चुके हैं। इन फ्यूचर इससे 2 रुपीज और डिमांड नहीं कर सकती। तो ये जो कंपनी ने शेयर्स रीइश्यू किए हैं ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में है। तो 2 रुपीज का क्या हुआ? 2 रुपीज कंपनी ने डिस्काउंट दिया। कंपनी का नुकसान है, खर्चा है, जो कि पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2600। तो अब जो पैसा हमारे पास आया रीइश्यू के टाइम पर वो तो हम कैश बुक में यहाँ पर डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,400। लेकिन ये भी आपकी कंपाउंड एंट्री है। तो जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आपने डेबिट किया है इसके लिए आपको जर्नल में भी रिकॉर्ड करना होगा किस तरह से। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 2600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2600। इस एंट्री को करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अब कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया, कितने शेयर्स? 1300 शेयर्स को। तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस होना था फाइनल हो चुका। तो आपके पास जो भी इस इतने शेयर से रिलेटेड पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। मतलब देखो यहां पर कंपनी कह रही है कि 1300 शेयर्स को मैंने रीइश्यू किया, जिसमें 1000 शेयर्स तो कैटेगरी वन के हैं। कैटेगरी वन की फॉरफिटेड अमाउंट क्या थी? 1000 शेयर्स पर हमें पूरे पूरे एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई थी 5,000 रुपीज। तो ये हो गई इसकी फॉरफिटेड अमाउंट। इसके बाद बाकी के 300 शेयर्स किसके रीइश्यू किए हैं? कैटेगरी टू के शेयर होल्डर के। कैटेगरी टू का जो शेयर होल्डर था
उसका फोरफिटेड अमाउंट कंपनी के पास कितना है? 6,000। 6,000 रुपीज कंपनी के पास है 900 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट। तो अगर आपको पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी है तो क्या करोगे? 6,000 डिवाइडेड बाय 900, पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट आ गई। अब अगर आपने शेयर 300 इशू किया है तो उसी का ही फॉरफिटेड अमाउंट निकालोगे, तो वो हो जाएगा आपका 2,000। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1,300 शेयर्स 7,000। इसमें से ये जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 7,000, इसमें से आपने कितना लॉस के साथ एडजस्ट किया? वो है 2,600। और जो अमाउंट बची है वो अब आप फॉरफिचर अकाउंट में नहीं छोड़ोगे, वहां से निकाल के, अब तो ये फाइनल हो चुका है ना, ये हमारा प्रॉफिट है, इसको हम फॉरफिचर अकाउंट से निकाल देंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 4,400 से, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 4,400। जिन शेयर्स का प्रॉफिट या लॉस जो भी होना था फाइनल हो चुका है, तो उसे हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं छोड़ते, क्योंकि फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो बैलेंस स्टैंड करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा उन शेयर होल्डर्स का बैलेंस जिनके शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए और उनका पैसा कंपनी ने रिफंड नहीं किया। राइट? तो यहां पर तो ये शेयर्स हमने री इशू कर दिए। तो री इशू करने के बाद इन शेयर्स पर जो भी पैसा पहले वाले शेयर होल्डर का था वो कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब जर्नल एंट्रीज तो हमने सारी बना ली, तो कैश बुक को भी आपको कंप्लीट करना है। कैश बुक में जितना भी आपके पास पैसा आया उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालो, डेबिट साइड का टोटल करो, और यहां लिखो बाय बैलेंस सीडी 23,95,000 एंड में लिखो टोटल। बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट में मेन पेज के बाद जो नोट्स टू अकाउंट है वहां पर आप फिलिंग करते हो, वहां पर आप डाटा कलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले लिखोगे शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दी है तो ब्लैंक छोड़ दोगे, लिखना जरूरी है। इसके बाद इशूड कैपिटल में लिखोगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 20 लाख रुपीज। यहां पर प्रीमियम का पैसा नहीं लिखा जाता, ये सब फेस वैल्यू के हिसाब से ही लिखे जाएंगे। इशूड कैपिटल के बाद कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल में आपकी दो कैटेगरी आती है, एक फुल्ली पेड अप और दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो हमारे शेयर्स कितने हमने अलॉट किए और कितने फुल्ली पेड अप किए और नॉट फुल्ली पेड अप किए, देखो ध्यान से। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स टोटल अलॉट किए थे। इसमें से फर्स्ट कैटेगरी का जो शेयर होल्डर है उसके 1,000 शेयर्स, सेकेंड कैटेगरी का जो शेयर होल्डर है उसके 900 शेयर्स, और थर्ड कैटेगरी के शेयर होल्डर के 1,200 शेयर्स हमने फोरफीट किए। तो टोटल 3,100 शेयर्स को हमने कैंसिल किया। तो बाकी कितने बचे? 1,96,900। इनसे हमें पेमेंट नहीं मिली थी इसलिए हमने इनके शेयर्स को कैंसिल किया था। बाकी के शेयर होल्डर जो हैं इनसे तो हमें पूरा पैसा मिला, तो ये तो फुली पेड अप है ही। इसके बाद कंपनी ने जो शेयर्स को कैंसिल किया था इनमें से 1,300 शेयर्स को कंपनी ने रीइशू किया एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में ही आएंगे। तो टोटल फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए आपके 1,98,200। अब यहां पर जो शेयर्स हैं नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी का कोई भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तो शेयर्स को कैंसिल ही कर दिया था, है ना। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में अब कितना बैलेंस स्टैंड करता है वो आपको निकाल। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट के लिए देखो, कैटेगरी 1 से हमें पैसा जो मिला था 5,000, कैटेगरी 2 से हमें मिले 6,000, और कैटेगरी 2 के बाद 3 का जो फोरफिटेड अमाउंट है वो है 8,400। तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट हो गई 19,400। ये तो है टोटल फोरफिटेड अमाउंट, लेकिन इसमें से आपने 1,300 शेयर्स को रीइशू किया, तो इसका जो फोरफिटेड अमाउंट था वो हमने यहां से निकाल लिया। कैसे? कुछ तो आपने लॉस ऑन रीइशू से एडजस्ट किया और कुछ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो टोटल 7,000 रुपीज जो 1,300 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट था वो यहां से निकल चुका है, और बाकी का बैलेंस जो स्टैंड करेगा फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो 12,400 है, जो कि हम बैलेंस शीट में अलग से शो करेंगे। इसके अलावा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। तो प्रीमियम हमें किस किस से मिला? टोटल शेयर से हमारे अलॉटेड 2 लाख। 2 लाख शेयर्स में से कैटेगरी 1 और 2, इनसे ही हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, इन्होंने हमें अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की। तो इनसे जो प्रीमियम नहीं मिला इसको माइनस कर दो। तो 1,900 शेयर्स पर हमें प्रीमियम नहीं मिला, बाकी के 1,98,100 शेयर्स पर
प्रीमियम का पैसा हमें मिला कितना, 3,96,200। जो शेयर्स आपने रीइश्यू किए उनसे प्रीमियम आपको नहीं मिला, तो जो शेयर्स आपने ओरिजिनली अलॉट किए थे उनसे जो प्रीमियम मिला है वही आपको लिखना है यहाँ पर, 3,96,200। हमने ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल में शो करोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 1,98,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 19,82,000। नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी आपकी है नहीं। इसके बाद फोरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस 12,400 आएगा। तो टोटल इन दोनों का मिलाकर के आपकी शेयर कैपिटल बनेगी 19,94,400। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपके पास आया था 3,96,200, कैपिटल रिजर्व 4,400, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 4,06,000। कैश आपके पास आया, बैंक में जो पैसा आया वो कितना है टोटल, 23,95,000। अब ये सब चीजें हमने क्यों कैलकुलेट किए? मेनली तो आपके सिलेबस में शेयर कैपिटल है जिसकी आपने कैलकुलेशन कर ली, लेकिन आपको जो आंसर की दी है उसमें बैलेंस शीट का टोटल दिया है, इसलिए ये सारी चीजें भी कैलकुलेट करनी जरूरी है। तो देखो बैलेंस शीट में कैसे आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में आपको लिखना है 19,94,400, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा आपका 4,06,000, टोटल हो गया 23,95,000। इसी तरह से एसेट्स में आपका आएगा, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 23,95,000 एंड में लिखो टोटल। तो बैलेंस शीट मैच कर गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। डाउट या कंफ्यूजन खत्म हो गए होंगे। अब तो हम एंड पर पहुंच गए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है और आपके लिए ये चैप्टर आई होप सुपर इजी हो गया। फिर भी अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।